हेलो एवरीवन। हमने पिछले लेक्चर में देखा था टीथ के बारे में। टीथ का डिफरेंशिएशन एज मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। और इस लेक्चर में हम देखेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है आज का, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये एज ए शॉर्ट नोट आया था 2015 में सप्ली वाले में आया था ये। तो इसका आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, ये सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर है। और इसमें जो है फिनोटाइप जो होता है वो मेल फिनोटाइप होता है विथ एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। तो इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा? इसका जीनोटाइप हो जाएगा 47 क्रोमोसोम होगा, जिसमें कि डबल एक्स और सिंगल वाई होगा। 47 आप सबको मिल सकता है लिखा हुआ कहीं 44 प्लस एक्स वाई। ये प्लस मतलब इसके साथ जुड़ा हुआ है और ये अलग बताया। ये टोटल क्रोमोसोम हुआ और ये मिला के टोटल क्रोमोसोम हुआ। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो जीनोटाइप 47 टोटल क्रोमोसोम विथ एक्स एंड एक्स प्लस वाई। ये हो गया इसका कैरियोटाइप या जीनोटाइप। अब इसकी ये कैसा कंडीशन है? इंटरसेक्स कंडीशन है। इंटरसेक्स कंडीशन में कौन आते हैं? ये जेनेटिक इंटरसेक्स कंडीशन है। इसमें तो एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आ गया, एक टर्नर सिंड्रोम। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात कर रहे थे, तो इसमें इसका एटियोलॉजी एंड जेनेटिक्स की बात कर लेते हैं। एटियोलॉजी एंड जेनेटिक्स में सबसे पहले कैरियोटाइप क्या है इसका? कैरियोटाइप इसका क्या है? 47, XXY। एंड ये होता क्यों है? ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस के टाइम में, मतलब जब मियोसिस होता है सेल डिवीजन में, तो उस समय क्रोमोसोम का डिसजंक्शन सही से नहीं हो पाता है। इसका की फीचर्स क्या है? की फीचर्स है, सबसे पहले हम सेक्स क्रोमोसोम की बात कर लें। सेक्स क्रोमोसोम में इसमें एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है, XXY। एंड इसका जेनेटेलिया का क्या फीचर है? जेनेटेलिया क्या है? इसमें जेनेटेलिया तो मेल वाला होगा, मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो है वो मेल वाला होगा विथ स्मॉल एंड फर्म टेस्टिस एंड अंडर डेवलप्ड सेकेंडरी कैरेक्टर या सेकेंडरी ट्रेट्स।
एंड सेकेंडरी ट्रेट्स की बात कर लें, इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट्स कैसे होंगे। एक तो पहले गायनेकोमास्टिया होगा, गायनेकोमास्टिया में क्या होगा कि इसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा और स्पार्स फेशियल और बॉडी हेयर, मतलब हेयर बहुत कम होंगे। एंड फर्टिलिटी की बात कर ले, ये तीसरा चौथा फर्टिलिटी में इसका तो एंजियोस्पर्मिया होगा या ओलिगोस्पर्मिया। एंजियोस्पर्मिया मतलब या तो स्पर्म बनेगा ही नहीं, मोटाइल स्पर्म नहीं होगा, और ओलिगोस्पर्मिया मतलब कि बहुत फ्यू अमाउंट में बनेगा। एंड फोर्थ एंड फिफ्थ की फीचर की बात कर ले हम, तो ये हाइट के बारे में, हाइट क्योंकि मेल ऐसा दिखता है तो टॉल स्ट्रेचर होगा एंड लॉन्ग लिम्स होंगे। ये लॉन्ग लिम्स क्यों हुए, क्योंकि बोन का मैचुरेशन जो होता है वो डिले होता है, मतलब ग्रोथ इसका बढ़ते रहता है। एंड बिहेवियर के बारे में बात कर लें, इसका बिहेवियर कैसा होगा। बिहेवियर माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन एंड इसमें लर्निंग डिसेबिलिटी होगी, लर्निंग डिसेबिलिटी। एंड सेवेंथ कैरेक्टर की बात कर लें, इसकी वॉइस कैसी होगी। वॉइस फीमेल ऐसी होगी हाई पिच्ड वॉइस। एंड एट्थ हार्मोन प्रोफाइल देखा जाएगा तो इसमें टेस्टोस्टेरोन जो है, टेस्टोस्टेरोन कम होगा। LH एंड FSH ये बढ़ा हुआ मिलेगा, इसी कारण इसका नेचर जो होता है वो फीमेल की तरह होता है। एंड नाइन्थ इज इसका बोन एज क्या है। बोन एज या तो नॉर्मल होगा, नॉर्मल मतलब कि नॉर्मल मेल ऐसा हाइट होगा, या डिलेड होगा, मतलब इसी डिले के कारण उसका स्ट्रेचर हाइट बढ़ता है। ऐसा मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस क्या है इसका। मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस में तो पहले तो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कब यूज होगा। इन केस ऑफ डिस्प्यूट केस, किसी विवाद में, एग्जाम्पल इंटरसेक्स और क्रिमिनल प्रोसीडिंग। एंड सेकेंड इज इनफर्टिलिटी इन्वेस्टिगेशन में तो एक तो पहले तो जो शादी हुआ इन केस ऑफ मैरिज एन्यूलमेंट, मतलब मैरिज को इनवैलिड कर दिया, उस केस में इनफर्टिलिटी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। एंड डाइवोर्स केस में, तलाक के केस में दिया जाएगा। उसने शादी की ताकि बच्चे पैदा हो, लेकिन बच्चे ही पैदा नहीं हो रहे हैं तो वो तलाक दे देगी। एंड थर्ड इज क्रिमिनल लायबिलिटी
क्रिमिनल लायबिलिटी में क्या होगा, यदि इफ कॉग्निटिव डेफिसिट जो है वो सिग्निफिकेंस है और सिग्निफिकेंट, यदि कॉग्निशन अच्छा है तब उसको क्रिमिनल माना जा सकता है, यदि नहीं है तब नहीं मानेंगे। एंड फोर्थ इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन रिमेन। कोई अननोन रिमेन मिला, उस रिमेन का हम क्रोमोसोमल एनालिसिस और डीएनए एनालिसिस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये XXY है या नहीं है। यदि XXY है तो पता चल जाएगा कि उस एरिया में कौन कौन क्लाइनफील्डर सिंड्रोम वाले थे, तो हम पता कर लेंगे कि उसके रिमेन से कि ये कौन हो सकता है। एंड ये फोर्थ था। एंड फिफ्थ, एलिजिबिलिटी फॉर मिलिट्री सर्विसेज। नहीं, बिल्कुल नहीं, मिलिट्री सर्विसेज में नहीं लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मे बी अफेक्टेड ड्यू टू infertility, gynecomastia and cognitive deficits। इसके कारण से, इन तीनों चीज़ के कारण से हम इनको मिलिट्री सर्विसेज में नहीं लेते हैं। एंड सिक्स्थ इज स्पोर्टिंग इवेंट, खेल कूद में ये विवाद पैदा करता है। रेज क्वेश्चन इन जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी के लिए ही तो ये LGBTQ वाला सिस्टम आया है कि जब सब जगह एम्प्लॉयमेंट में मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, तो इसमें इनको क्यों नहीं मिल रहा है कोटा। तो जेंडर इक्वालिटी के लिए क्वेश्चन करती हैं ये सब, या करते हैं। एंड डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो सबसे पहले कैरियोटाइपिंग करेंगे। कैरियोटाइपिंग इज़ अल्टीमेट। कैरियोटाइपिंग करेंगे और कंफर्म करेंगे कि 47 क्रोमोसोम है विथ XXY। यदि है तो हम कहेंगे कि वो क्लाइनफील्डर सिंड्रोम है। एंड सेकंड इज बक्कल स्मीयर लेंगे और उस स्मीयर को प्रिपेयर करेंगे किस चीज़ के लिए, बार बॉडी देखने के लिए। बार बॉडी क्या होता है, ये इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम जो है वो इनएक्टिव होता है, उसी को बोलते हैं बार बॉडी। नंबर ऑफ बार बॉडी कैसे पता कितना होगा, जैसे कि कोई नॉर्मल मेल है, इसमें X एंड Y है, तो एक ही है X, तो इसमें बार बॉडी 0 होगा। फीमेल है, नॉर्मल फीमेल है, उसमें XX है, तो एक तो इनएक्टिव रहेगा और एक एक्टिव रहेगा। जो इनएक्टिव हो गया और हो जाएगा बार बॉडी। एंड इन केस ऑफ क्लाइनफील्डर सिंड्रोम में भी डबल X है, एक Y है, तो जितना भी X हो उसमें से फंक्शनल सिर्फ एक रहेगा, बाकी सब इनएक्टिव रहेंगे। तो ये इनएक्टिव वाले कितने हैं, 4, तो 4 बार बॉडी होंगे। तो इससे फॉर्मूला निकलता है क्या, नंबर ऑफ X क्रोमोसोम -1। नंबर ऑफ X क्रोमोसोम कितने थे, 1 2 3 4 5 5 -1 इसको टू 4 बार बॉडी। ये तो हो गया बक्कल स्मीयर का बात। एंड थर्ड इज हार्मोनल
उसमें देखेंगे टेस्टोस्टेरोन घटा हुआ है, FSH एंड LH बढ़ा हुआ है। एंड बायोप्सी करेंगे, टेस्टिकुलर बायोप्सी, इस टेस्टिकुलर बायोप्सी में पता चलेगा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है, वो जो है एट्रोफी हो चुका है उसका, इसीलिए एज़ोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया हो रहा था। हम बार बॉडी का कुछ कंसेप्ट तो बता ही दिए हैं और देख लेते हैं। बार बॉडी में क्या है कि वो जो है इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम है और बक्कल स्मीयर स्टेनिंग से हम पता करते हैं। और नॉर्मल यदि मेल है तो XY है तो बार बॉडी 0 होगा। नॉर्मल फीमेल है मतलब XX है तो इसमें बार बॉडी 1 रहेगा। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्रोमोसोम XXY है, इसमें भी 1 रहेगा। टर्नर सिंड्रोम में XO है तो इसमें भी 0 रहेगा। तो ये था क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में, और हम अगले लेक्चर में टर्नर सिंड्रोम के बारे में भी देखेंगे। तो इसका यदि आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ साथ इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा FMT के PYQ का पूरा सॉल्यूशन, जो कि MBBS स्टूडेंट के लिए है, और वो यूनिवर्सिटी है AKU या BUHS AKU के MBBS स्टूडेंट के FMT के PYQ का सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।